हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यूनिट सेकंड क्या है हमारी? प्रोसेस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग। इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने प्रोसेस को कैसे मैनेज करेंगे और उसे शेड्यूलिंग में कैसे लाएंगे, कैसे यूज करेंगे हम शेड्यूलिंग को अपने प्रोसेस के दौरान। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक हमारा ऐसा स्टेट है जो हम अपने प्रोग्राम को करंटली रन कराते हैं ना, वो एक हमारी जो सारी स्टेजेस चलती है वो हमारे क्या होता है, वो प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, आप प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज करंटली रनिंग इन अ कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम करंटली रन कर रहा है ना, वो एक प्रोसेस है हमारा। ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम कोड। इसमें हमारा कोई भी प्रोग्राम कोड आ सकता है, डेटा आ सकता है, रिसोर्सेज आ सकते हैं, और कोई भी हमें जरूरत है हमारे प्रोग्राम को परफॉर्म करने की, हमारे टास्क को परफॉर्म करने की, वो सब क्या हो जाएगी? हमारी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, When a program start execution, it became a process. जब कोई भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूशन में स्टार्ट करते हैं वो क्या होती है? हमारी प्रोसेस होती है। एंड यूज मेमोरी सीपीयू टू डू दिस वर्क, इट्स वर्क। ठीक है, तो प्रोसेस हमारा कुछ मेमोरी को यूज करता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन करके, और जो भी हमें अपने वर्क चाहिएगा उसे प्रोसेस करके उस वर्क को हमें प्रोवाइड कर देगा। वो सारी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी? हमारी प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, अब है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या है? प्रोसेस जहां जहां जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो सारी की जो स्टेजेस आएंगी वो क्या हो जाएंगी? हमारी प्रोसेस स्टेज। ठीक है, आप प्रोग्राम गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान दीज स्टेजेस आर कॉल्ड प्रोसेस स्टेज। सारी स्टेजेस को हम क्या कर लेंगे? प्रोसेस स्टेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ मेन प्रोसेस स्टेट्स है, जैसे कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। न्यू मतलब कि कोई भी प्रोसेस, हमें कोई भी प्रोग्राम था कि हमें वो प्रोसेस करना है, तो वो जो बिगिनिंग होगी ना हमारे प्रोसेस की, वो क्या हो जाएगी? न्यू। ठीक है, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। हमें प्रोसेस को क्रिएट करना है। रेडी में क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इज रेडी टू रन एंड वेट फॉर द सीपीयू। इसमें हमारी प्रोसेस रेडी होगी रन करने के लिए और सीपीयू का वेट कर रही होगी कि हाँ भाई जब भी सीपीयू फ्री होगा तो उसके बाद ये वाली प्रोसेस हमारी रन होगी। ठीक है, रनिंग जो हमारी करंटली एग्जीक्यूशन हो रहा होगा सीपीयू के अंदर, वो क्या हो जाएगा? हमारी रनिंग स्टेट। वेटिंग, कोई भी प्रोसेस वेट कर रही होगी कुछ भी टाइम का कि हाँ ये वाली प्रोसेस सीपीयू के द्वारा चल रही है और नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी वेटिंग स्टेट में है, तो वो जो स्टेट होगी वो क्या होगी? वेटिंग स्टेट। ठीक है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट। कुछ इवेंट के लिए वो वेट कर रही होगी, लाइक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, टर्मिनेटेड मतलब कि जब भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। एंड द प्रोसेस हैज फिनिश एग्जीक्यूशन, उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया यानी कि वो टर्मिनेट होगी। ठीक है, प्रोसेस स्टेट आर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू व्हिच आर प्रोसेस पास ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। ये कुछ हमारी प्रोसेस अलग अलग डिफरेंट स्टेज थे जो हमारे एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस अलग अलग पासेस पे जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगी, छोटी डेफिनेशन, शॉर्ट बोल सकते हैं इसे हम। अब नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन। प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन क्या है? ये एक हमारा ऐसा स्टेट है प्रोसेस का, ऐसी स्टेज बोल सकते हैं मुझे, जब हमारा प्रोसेस मूव करता है वन स्टेज से दूसरे स्टेज पे। ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे। जब हम ट्रांसफर होते हैं प्रोसेस के अंदर, वो क्या होता है? हमारी प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन मींस हैव अ प्रोसेस मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रही है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, इसमें जैसे मेन ट्रांजेक्शन न्यू से रेडी पे हुई, इसमें क्या हो जाएगा? प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड मूव टू रेडी क्यू। कोई हमने प्रोसेस को क्रिएट करा और उसे मूव करा दिया रेडी क्यू के अंदर। ठीक है, फिर रेडी से रनिंग में पहुंच जाएगी, सीपीयू से असाइन कर लेगा प्रोसेस को और उसे शेड्यूल सिलेक्ट कर लेगा अपने शेड्यूलिंग टाइम में। ठीक है, रनिंग से वेटिंग में चली जाएगी, जैसे कि कोई भी हमारी रन होनी है तो उससे पहले क्या प्रोसेस हमारा वेट करेगी इनपुट आउटपुट और या फिर कुछ सम इवेंट्स के लिए। ठीक है, वेटिंग से रेडी, इनपुट आउटपुट या फिर और इवेंट भी बोल सकते हैं। इज कंप्लीटेड प्रोसेस बिकेम रेडी अगेन। जब हमारी प्रोसेस रेडी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? उससे आगे वाले प्रोसेस में पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर है रनिंग टू टर्मिनेट। रनिंग मतलब कि हमारी प्रोसेस रन होगी और टर्मिनेट यानी कि वो प्रोसेस फिनिश होगी, एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारा एक मेथड है जिसके अंदर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस किसके बाद शेड्यूल होना है और वो कितना टाइम ले रहा है सीपीयू तक जाने में, कितना वो रनिंग टाइम में पहुंचने में टाइम लेगा। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग इज अ मेथड बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल बी द सीपीयू एंड फॉर लॉन्ग हाउ, मतलब कि कौन से प्रोसेस को कब सीपीयू मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा। ठीक है, और इसे ये भी बोल सकते हैं व्हेन मैनी प्रोसेसेस आर रेडी टू रन, बहुत सारी प्रोसेस हैं जो रन के लिए रेडी है। द सीपीयू कैन नॉट हैंडल ऑल द प्रोसेस एट वंस, सारी सीपीयू सारी प्रोसेस को एक साथ हैंडल तो नहीं कर सकता, तो क्या करेगा सीपीयू? ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लेगा एक प्रोसेस को एक टाइम पे, तो इस सिलेक्शन प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारी 3 टाइप्स की है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग और मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। जो हमारी लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग है इसे हम जॉब शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सिलेक्ट करती है प्रोसेसेस को एक पूल से दूसरे पूल, यानी कि बोल सकते हैं एक डिस्क से दूसरे डिस्क पर पहुंचने में। ठीक है, इट इज select प्रोसेस फ्रॉम द लॉन्ग पूल डिस्क एंड ड्राइंग them into a रेडी क्यू, और वो रेडी क्यू में पहुंचती है। ठीक है, मेमोरी के। इट कंट्रोल हाउ मैनी प्रोसेस विल बी एंटर्ड द सिस्टम, ये कंट्रोल करती है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग कि हमारी प्रोसेस कितनी प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, प्रोग्राम के कंट्रोल में। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग क्या होती है? इसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। ये सिलेक्ट करती है हमारी एक प्रोसेस को रेडी क्यू में एक टाइम पे। ठीक है, जो सीपीयू देते हैं। इट इज सिलेक्ट वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगी एंड गिव इट द सीपीयू, और उसे सीपीयू को दे देगी। ठीक है, इट रन वेरी फास्ट एंड इट यूज फ्रीक्वेंटली, ये हमारी फास्ट रन होती है और फ्रीक्वेंटली हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग क्या होगी? ये हमारी टेम्परेरी रिमूवल प्रोसेस है कि जिसे हम मेमोरी से निकालते हैं, मेमोरी से लेते हैं, वो उसके लिए यूज करते हैं इसे। ठीक है, और ये हमारी हेल्प करती है हमारी मेमोरी को मैनेज करने में और जो लोड है उसे रिड्यूस करने में, कि कभी कभी प्रोसेस बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो वो सीपीयू पे लोड आ जाता है, मेमोरी पे भी, तो उस लोड को रिमूव करने में हेल्प करती है हमारी मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। ठीक है, इट टेम्परेरी रिमूव्स प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, इसे बोल सकते हैं हम सस्पेंड कर देती है एंड लेटर ब्रिंग देम बैक, मतलब कि ऐसे है कि जैसे हमारी बहुत सारी प्रोसेस है और कोई प्रोसेस हमारा ज्यादा वेट कर रही है, ज्यादा टाइम ले रही है, तो वो उसे सस्पेंड कर देगी प्रोसेस को, और जब हमारी बाकी की प्रोसेस जो छोटी छोटी प्रोसेस होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसे बाद में बैक ब्रिंग देम बैक, और फिर उसे बाद में ले आती। ठीक है, इस वजह से ही वो हमारी जो इसका लोड है ना, लोड को रिड्यूस कर देती है और मेमोरी को मैनेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? हम इसे पीसीबी बोलते हैं। ये हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसे यूज करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने में, जो हमारी प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, उसे हम स्टोर कराते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, पीसीबी में। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, और इसे हम ये भी बोल सकते हैं व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएट, यदि हमारी कोई भी प्रोसेस क्रिएट हो रही है, द ओएस मेक अ पीसीबी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बना लेगा टू कीप ट्रैक ऑफ इट, और उसे सारे के सारे ट्रैक दे देगा। ठीक है, इट वर्क लाइक अ रिकॉर्ड फाइल्स दैट कंट्रोल ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट प्रोसेस, और इसमें मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड बना देगा, ऐसी फाइल बनाएगा जिससे हमारे प्रोसेस के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्ड, एक फाइल फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये कंटेंट है कुछ पीसीबी के जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को चाहिए होते हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग, जैसे प्रोसेस आईडी, हर एक प्रोसेस की अपनी एक यूनिक आईडी होगी ताकि हम उसे पहचान सके कि हाँ भाई ये कौन सा प्रोसेस है, इसका नंबर क्या है, इसकी आईडी क्या है। ठीक है, प्रोसेस स्टेट, वो कौन सी स्टेट में है, प्रोसेस न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग और टर्मिनेटेड है, कौन सी स्टेट में। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? हमारे एड्रेस को, नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, एड्रेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर, ये हमारी टेम्परेरी डेटा को यूज करता है सीपीयू के द्वारा। मेमोरी इंफॉर्मेशन, इसमें हम डिटेल रखते हैं अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग कि हमारी प्रोसेस हमारी मेमोरी के अंदर कहाँ है, किस टाइप का डेटा यूज करिए, इसके रिगार्डिंग जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी इंफॉर्मेशन। ठीक है,
इनपुट आउटपुट स्टेट या फिर इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये क्या हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं ना, उनकी स्टेटस को यूज करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें हम सीपीयू टाइम कब यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, उसको उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। और प्रोसेस प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो हमारी प्रोसेस चल रही होंगी ना, कि कौन सी प्रोसेस की प्रायोरिटी पहले, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें डिसाइड करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये 7 हमारी होगी कंटेंट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल फ्लो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है, थ्रेड हमारी एक ऐसी स्मॉल यूनिट है जिसमें जो हमारा प्रोसेस चल रहा है ना, उसके अंदर के एग्जीक्यूशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। ठीक है। A thread is a smallest unit of execution inside a process. प्रोसेस के अंदर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है थ्रेड। ठीक है। A process can have multiple threads. एक प्रोसेस के बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, क्योंकि स्मॉल यूनिट्स होती है ना, तो उसके रिगार्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी। इसलिए ईच थ्रेड परफॉर्म अ पार्ट ऑफ टास्क। हर एक जो थ्रेड होगी ना, वो हमारे टास्क का पार्ट होगी। एंड ऑल थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी। और जो जितने भी हम थ्रेड्स बनाएंगे ना, वो सारी की सारी सेम मेमोरी को शेयर करते होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि इन अ वेब ब्राउजर, कोई भी हम वेब ब्राउजर चला रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, एक थ्रेड तो हो जाएगा जो हमारे पेज को लोड कराएगा, दूसरा थ्रेड हो जाएगा जो हमारी वीडियोस को प्ले कराएगा, थर्ड थ्रेड हो जाएगा जो हैंडल करेगा हमारे यूजर के द्वारा जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं उन्हें। तो हर एक थ्रेड्स का अपना अलग अलग वर्क हो गया, और ये सारे के सारे जो है सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है। थ्रेड्स आर ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेटेड प्रोसेस। थ्रेड्स को हम लाइट वेटेड प्रोसेस भी बोल सकते हैं, मतलब कि छोटे छोटे प्रोसेस चल रहे हैं अपने आप में। ठीक है। दे शेयर सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज फॉर अ प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए सेम मेमोरी और सेम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज क्या है, हमारा वेब ब्राउजर चल रहा है, और मेमोरी जो ये हमारी 10 MB लेगा होगा, ये भी सेम MB लेगा। ठीक है। दे रन फास्टर देन प्रोसेसेस। और ये प्रोसेस से फास्टर वर्क करते हैं, क्योंकि स्मॉल पार्ट्स में होते हैं और अपना आसानी से वर्क करते चले जाते हैं बिना वेटिंग के। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स के टाइप्स, ये थ्रेड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स जिसे हम यूएलटी बोल सकते हैं, और कर्नल लेवल थ्रेड्स जिसे हम केएलटी बोलते हैं। तो हमें शॉर्ट नोट भी दे सकते हैं, शायद 1-2 बार कर्नल लेवल थ्रेड्स का तो आया है। ठीक है। तो जैसे ये है यूजर लेवल थ्रेड्स, ये क्या है, हमारे मैनेज करता है सारे यूजर लेवल लाइब्रेरीज को। ठीक है। नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली यूज नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज करता है। ठीक है। जो हमारा यूजर लेवल थ्रेड्स है, ये हमारे सारे के सारे यूजर लेवल लाइब्रेरीज को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है। फास्टर होता है क्रिएट और मैनेज करने के लिए। ठीक है। इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक, जो हम कोई भी हमारा एक थ्रेड ब्लॉक है, तो ऑल थ्रेड्स मे गेट ब्लॉक। तो जो हमारा कोई भी एक थ्रेड ब्लॉक कर दिया हमने, तो हमारे सारे के सारे जो थ्रेड्स होंगे ना, वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है। यूजर लेवल थ्रेड्स में। कर्नल लेवल थ्रेड्स में कहता है, ये हमारा मैनेज होता है डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्टली हो जाता है। ये स्लोअर होता है यूजर लेवल थ्रेड से, यूजर लेवल थ्रेड से स्लो होता है। इसमें हम कोई भी वन थ्रेड ब्लॉक कर देंगे, तो हमारे जो अदर थ्रेड्स होंगे ना, वो सारे के सारे वर्क करते रहेंगे। तो यूजर में क्या होगा, हमने एक ब्लॉक कर दिया, वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। पर कर्नल में जो हम एक ब्लॉक कर रहे हैं ना, बाकी के जो हमारे चल रहे होंगे वो आपस में चलते ही रहेंगे। ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है यूजर और कर्नल का। अब है नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टी थ्रेडिंग हमारी एक ऐसी एबिलिटी है प्रोसेस की, जो हमारी एग्जीक्यूशन में मल्टीपल थ्रेड्स को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करती है। ठीक है। मल्टीपल थ्रेडिंग यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स होंगे जो हमारे प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे सेम टाइम पे। ठीक है। In multiple threading, a single program is divided into small parts called threads. हमारे सारे के सारे मल्टीपल थ्रेडिंग के अंदर जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, वो एक प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, थ्रेड्स बोलेंगे। ठीक है। These threads run concurrently and share the same memory. ये सारे के सारे लगातार चल रहे होंगे और सेम मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, which make execution fast, जो एग्जीक्यूशन में हेल्प कराते हैं फास्ट कराने में। ठीक है।
थ्रेडिंग तो होता है कि एक छोटा पार्ट, मल्टीपल थ्रेडिंग मतलब कि बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ वर्क कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, उसमें भी हमारा सेम मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे थे, इसमें भी हमारा सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। वो भी एग्जीक्यूशन को फास्ट कर रहे थे, ये भी एग्जीक्यूशन को फास्ट करेंगे। और एग्जाम्पल भी सेम ही है, देखो इन अ वेब ब्राउजर एक थ्रेड हमारा वेब पेज को लोड कराएगा, दूसरा वीडियोस प्लेस करेगा, तीसरा हमारा हैंडल करेगा यूजर के इनपुट। ऑल वर्क टुगेदर एट द सेम टाइम, सारे के सारे हमारे सेम टाइम पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ थ्रेडिंग, थ्रेड्स की बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, ये वर्क को हमारे को फास्टर बना देता है, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रहे होते हैं सेम टाइम पे, तो हमारा जो वर्क है वो क्विकली हो जाता है, जल्दी फिनिश हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन डू नॉट हैंग, हमारे डज नॉट हैंग, हमारी जो एप्लीकेशन है वो हैंग नहीं होती। ठीक है, यदि हम कोई भी एक टास्क करें, जैसे कि लोडिंग हो रही है हमारी, तो अदर क्या काम करेगा, हमारे बटन क्लिकिंग में हेल्प करेगा, ताकि हम उसे स्मूथली चला सके। दूसरा फिर अगले प्रोसेस को काम करेगा, क्योंकि जो हम देखा होगा, जैसे ये हम कोई भी पेज चला रहे हैं, वेब पेज, माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी, तो जैसे हम कोई भी क्लिक कर रहे हैं, पहले वो लोड होगा, दोबारा हमने तुरंत क्लिक करा, तुरंत वो ओपन हो जाएगा, फिर हमने उसमें तुरंत दोबारा कुछ क्लिक करा, वो दोबारा ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो मल्टीपल थ्रेड्स ना पहले से ही रेडी होते हैं कि हाँ भाई यूजर इसे क्लिक करे, तुरंत ये ओपन हो जाए, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो, सारी प्रोसेस हमारी सेकंडों में कंप्लीट हो जाए। इसलिए लेस मेमोरी यूज, हमारी इसमें बहुत कम मेमोरी यूज होती है। थ्रेड शेयर द मेमोरी, जो थ्रेड्स हमारी मेमोरी को शेयर करते हैं वो फ्यूअर रिसोर्सेज को अपने प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, बेटर सीपीयू यूसेज, सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो बेटर हो जाता है। इजी एंड फास्टर टू क्रिएट, ये हमारे हमें क्रिएट करने में इजी और फास्टर होते हैं। ठीक है, थ्रेड्स आर इजियर एंड क्विकली टू क्रिएट कंपेयर टू द प्रोसेसेस, प्रोसेसेस से फास्टर होते हैं और इजियर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग से हमारा एक क्वेश्चन आता ही आता है लॉन्ग में। प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारा इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग एक हमारा ऐसा मेथड है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे यूज करता है डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा और कौन सा प्रोसेस कितने टाइम बाद रन होगा। ठीक है, process scheduling is a method used by the operating system to decide which process will run first and for how long on the process, और प्रोसेस पे कितने टाइम तक चलेगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्रोसेस शेड्यूलिंग के? मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके। कीप द सीपीयू बिजी ऑल द टाइम, ताकि सीपीयू हमारा सारे टाइम बिजी रह सके। ठीक है, सो इट इज नॉट आइडल, खाली ना रहे। ठीक है, इंक्रीज थ्रूपुट्स, थ्रूपुट्स को इंक्रीज करता है। कंप्लीट मोर प्रोसेस इन लेस टाइम, ज्यादा प्रोसेस को कम टाइम में कंप्लीट कराता है। रिड्यूस वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को कम कर देता है। प्रोसेस शुड नॉट वेट टू लॉन्ग इन अ क्यू, जैसे हम अपनी प्रोसेस को रेडी क्यू में लगाएंगे तो एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो इससे हमारा जो रिड्यूस है ना टाइम, वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारी क्यू है ना उसे ज्यादा टाइम तक वेट ना करना पड़े। ठीक है, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है उसे रिड्यूस कर देता है। फिनिश ईच प्रोसेस एज क्विक एज पॉसिबल, जितनी जल्दी कोई भी प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, फिनिश हो जाए, वो इतनी जल्दी करने के लिए हेल्प करता है हमें। इम्प्रूव रेस्पॉन्स टाइम, जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम है उसे इम्प्रूव कर देता है। गिव क्विक रेस्पॉन्स स्पेशली इन अ इंटरेक्टिव सिस्टम, जो हमारा सिस्टम इंटरेक्टिव रह सके इसमें स्पेशली हेल्प करता है हमें। ठीक है, उसके बाद है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग डील करता है हमारी प्रॉब्लम से, कि वो डिसाइड करती है वो प्रॉब्लम्स की कौन सा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू के अंदर एलोकेट है सीपीयू के अंदर और कौन सा नहीं। ठीक है, इसमें ये हमारे शेड्यूल में लाता है सीपीयू के, कि रेडी क्यू जो है ना उसे प्रिपेयर करता है। ठीक है, CPU scheduling deal with the problems of deciding which of the process is the ready queue, कौन सा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में है, is to be allocate first to the CPU, और CPU इसे पहले एलोकेट कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारी टू टाइप्स की होती है शेड्यूलिंग, प्रेम्प्टिव और नॉन प्रेम्प्टिव। ठीक है, प्रेम्प्टिव में क्या है? फर्स्ट है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, SRIF, और प्रायोरिटी बेस्ड, इसमें है FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, SJF शॉर्ट जॉब फर्स्ट, LJF लॉन्ग जॉब फर्स्ट है। ठीक है,
अब देखते हैं नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग क्या है? एक हमारी ऐसी शेड्यूलिंग है जिसमें हमारे प्रोसेस स्टार्ट होता है लगातार, और जब तक वो फिनिश ना हो जाए ना, जब तक वो मूव करता रहता है। तो इसमें हम कोई भी हमारा प्रोसीजर है वो जब तक चलता रहेगा जब तक वो फिनिश ना हो जाए। ठीक है, इसके क्या है टाइप्स है? 3 टाइप्स है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, शॉर्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्ग जॉब फर्स्ट। ये हमारी एल्गोज है 3 नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग के। ये हमारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ये 6 एल्गोरिथम है, 3 तो प्रेम्पटिव की, 3 नॉन प्रेम्पटिव की। तो ये हमारी छह इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से देख लेना। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, जो पहले हमारी आई होगी ना प्रोसेस, वो पहले ही हमारी डील होगी, पहले ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग डिसिप्लिन एंड विद दिस स्कीम। इस स्कीम के दौरान हम क्या करते हैं? द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। जो प्रोसेस हमारे सीपीयू से पहले रिक्वेस्ट करती है, इज एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट। तो सीपीयू जो है ना उसे पहले एलोकेट करता है। ठीक है, एफसीएफएस परफॉर्म बेटर फॉर जॉब लॉन्ग जॉब्स। जो लंबी जॉब्स है ना उनके लिए बेटर परफॉर्म करते हैं कि भाई कोई बड़ी है तो वो क्या करेगा? जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए ना, वो जब तक उसे एग्जीक्यूट करता रहेगा, दूसरी पे जब जाएगा जब पहली हमारी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। ठीक है, रिलेटिव इम्पोर्टेंट फॉर जॉब मीजर ओनली बाय अराइवल टाइम्स। जो हम इसे जो मीजर करते हैं अपनी जॉब्स को, वो किससे? अराइवल टाइम्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो अराइवल टाइम का होता है। जो प्रोसेस हमारी पहले आई होगी वो प्रोसेस पहले सर्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस ये होगी हमारी P1, P2, P3, P4। ये हमारा ब्रश टाइम 2, 2, 3, 4, अराइवल टाइम 0, 1, 5, 6। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है अपना? एक तो ब्रश टाइम, एक अराइवल टाइम, एक कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम TAT बोलते हैं जिसे हम, और एक हमारा वेटिंग टाइम। ठीक है, ये दो तो हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी, इन्हें हमें कब निकालना है। तो पहले हम इसका क्या बनाते हैं? गैंट चार्ट बनाते हैं। जो हमारी प्रोसेस होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, तो पहले हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अब देखेंगे 0 पे हमारा अराइवल टाइम कौन सी प्रोसेस है? 0 अराइवल टाइम है हमारे प्रोसेस P1 का, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? P1 आ जाएगा। ठीक है, और वो खत्म कब हो रही है? 2 पे खत्म हो रही है, तो 0 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 और 2 के बीच में कौन सी प्रोसेस है? हम देखेंगे 0 और 2 के बीच में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है हमारा, और 1 पे कौन सी प्रोसेस है? हमारी P2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? P2 आ जाएगी। और उसका ब्रश टाइम भी कितना है? हमारा 2 है, 2 में 2 और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारी 4 के बाद 2 और 4 के बीच में कौन सी प्रोसेस है? कोई सी भी नहीं है, 0, 1, 5, 6। अब 4 के बीच में भी नहीं है और 4 से 5 के बीच में भी नहीं है, तो यानी कि हमारी एक जो क्या रहेगी? ये स्पेस खाली हो जाएगा। अब हमारी स्टार्टिंग कहाँ से है? 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 पे कौन सी प्रोसेस है? हमारी P3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P3। इसका क्या है? प्लस टाइम 3 है, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5 और 8 के बीच में कौन सी प्रोसेस? 6, 7 में कौन सी प्रोसेस हमारी आ रही है? 6 पे कौन सी प्रोसेस है? P4। यहाँ पे लिख देंगे P4। P4 का ब्रश टाइम कितना है? 4। 8 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया गैंट चार्ट। गैंट चार्ट अब है कंप्लीशन टाइम। अब देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस हमारे किस टाइम पे कंप्लीट हुई है, उसे लिख देंगे। जैसे हमारी P1 है, P1 हमारी कब कंप्लीट हुई? 0 पे आई, 2 पे कंप्लीट होगी, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया हमारा? 2। P4 का 2 पे आई, 4 पे हमारी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर है P3। P3 अब हमारी कहाँ पे? 5 पे आई है, 8 पे कंप्लीट हुई है। P4 हमारी ऐसी 8 पे आई है, 12 पे कंप्लीट हुई है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। और जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है ना, इसका फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, यानी कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा हमारा। कंप्लीशन टाइम कितना है? 2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा? 2।
4 माइनस 1 3, 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, 12 माइनस 6 6, ये आ गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, और अब है हमारा वेटिंग टाइम, किस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। वेटिंग टाइम होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं ये दोनों, इसे में से इसे माइनस करेंगे टर्न अराउंड टाइम में से ब्रश टाइम को, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। ठीक है, अब ये कितना है 2 है, 2 माइनस 2 कितना 0, इसे 0 सेकंड का वेट करना पड़ा। 3 माइनस 2 1, इसे 1 सेकंड का वेट करना पड़ा। 3 माइनस 3 0, इसे तुरंत CPU मिल गया। 6 माइनस 4 2, यानी कि इसे 2 सेकंड का वेट करना पड़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और गैंट चार्ट। ये हमारा एग्जांपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। ऐसे हमारे एग्जांपल हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप एक दो क्वेश्चन अपने आप से ट्राई कर लेना। अब सेकंड टाइप है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारी शॉर्टेस्ट जॉब होगी ना वो पहले आएगी और बड़ी वाली हमारी बाद में आएगी। ठीक है, SJF शेड्यूलिंग इज स्पेशली अप्रोप्रिएट फॉर अ बैच जॉब, ये हमारी बैच जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, सही है। फॉर विच द रन टाइम आर नॉन इन एडवांस, मतलब कि जो उसका जो रन टाइम है ना वो हम पहले से ही पता होता है। ठीक है, since the SJF scheduling algorithm give the minimum average time, ये हमें मिनिमम एवरेज टाइम देती है किसके लिए, फॉर गिव सेट ऑफ प्रोसेस। जब हम सेट ऑफ प्रोसेस, बैच क्या होता है हमारा सेट ऑफ प्रोसेस होता है, उसका जो हमें इसे पहले से ही एवरेज टाइम दे देते हैं तो वो उसे मिनिमम कर देती है। ठीक है, इट इज प्रोबेबली ऑप्टिमल, ये हमारी ऑप्टिमल है। द SJF एल्गोरिथम फेवर शॉर्ट जॉब, ये शॉर्ट जॉब का फेवर करती है और प्रोसेसेस एट द एक्सपेंसिव ऑफ अ लॉन्ग वंस के एक्सपेंस में। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया है हमारा SJF का वो है ब्रश टाइम, बस टाइम के अकॉर्डिंग करके इसका क्राइटेरिया ब्रश टाइम। इसमें हमें देखो प्रोसेस कितनी दे रखी है, P1 P2 P3, ये हमारी प्रोसेस गिवन है। अराइवल टाइम क्या है 1 2 1 4, ब्रश टाइम है 3 4 2 4। ठीक है, अराइवल टाइम ब्रश टाइम तो हमें दे रखा है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है और वेटिंग टाइम फाइंड करना है और गैंट चार्ट बनाना है इसका। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हमारी शॉर्टेस्ट जॉब जो भी हमारी स्टार्टिंग होती है प्रोसेस की वो किससे होती है, 0 से होती है। आप देखेंगे अराइवल टाइम 0 किसका है ही नहीं 0, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यहाँ पे CPU वर्क ही नहीं करेगा, CPU फ्री रहेगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अब 1 अराइवल टाइम किसका है, एक तो P1 का है और एक P3 का है, हमारे दो। अब ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारा ब्रश टाइम जिसका कम होगा ना वो पहले जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं P1 का ब्रश टाइम कितना है 3, P3 का कितना है 2, तो पहले कौन सी प्रोसेस जाएगी, हमारी P3 जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P3, और उसका ये ब्रश टाइम 2 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चल जाएगी, हमारी P1 चल जाएगी। P1 का कितना है 3 है बस टाइम, तो 3 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेस आ गई, 6 तक चला गया। अब उसके अंदर हमारी 2 और 4 प्रोसेस आ गई। अब इसका भी बस टाइम सेम है, इसका भी बस टाइम सेम है, और दोनों ही प्रोसेस हमारी इसके अंदर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो सी प्रोसेस हमारी पहले आ रही होगी उस प्रोसेस को कर देंगे। ठीक है, इसमें हमारी P2 पहले आई है, P4 बाद में आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P2, इसका बस टाइम कितना है 4, 6 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, बचा P4, फिर P4 आ जाएगी, P4 का भी बस टाइम कितना है 4 है, तो इसमें 10 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका कंप्लीशन टाइम, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 6, 3 पे आई थी 6 पे वो कंप्लीट हो गई 6 सेकंड में। ठीक है, अब P2 का कंप्लीशन टाइम देखते हैं, 6 पे आई थी 10 पे वो कंप्लीट हो गई। P3 1 पे आई थी 3 पे कंप्लीट हो गई। P4 10 पे आई थी 14 पे वो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमने कंप्लीशन टाइम भी निकाल दिया, अब निकाल लेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है, हमारे कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। CT में से 80 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 1 कितना 5, 10 माइनस 2 8,
3 माइनस 1 2, 14 माइनस 4 10। ठीक है, ये हमारा निकल गया टर्न अराउंड टाइम। अब है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, मैंने अभी बताया था एफसीएफएस में, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये हो जाएगा हमारा वेटिंग टाइम कि कौन से प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। ठीक है, अब ये अभी निकाला था हमने, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 5 माइनस 3 कितना 2, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 4 6। P1 को हमारा 2 सेकंड का वेट करना पड़ा, P3 को 4 सेकंड का, P2 को 4 सेकंड का, P3 को तुरंत CPU मिल गया, उसे वेट करना नहीं पड़ा, और P4 को 6 सेकंड का वेट करना पड़ा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया एसजीएफ का। एलजीएफ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ये भी हमारी एसजीएफ की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें हम शॉर्ट वाले को पहले लेते थे, शॉर्ट जॉब फर्स्ट, और इसमें हम लॉन्ग वाली को पहले लेंगे। ठीक है, इसमें भी क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, बस टाइम का होगा। ठीक है, अब हमें एग्जांपल में हमें प्रोसेस दे रखी है P1 P2 P3 P4, अराइवल टाइम दे रखा है 1 2 1 4, ब्रश टाइम में 3 4 2 4। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, और वेटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, और हम इसका पहले क्या बनाएंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे, जब भी तो निकालेंगे ये हम। तो हमारी प्रोसेस कहाँ से चलती है, 0 से चलती है, तो पहले क्या आ जाएगा 0। आप देखेंगे 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, ये 0 पे हमारी कोई सी प्रोसेस अराइव नहीं हुई। ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से 2 और 4 से स्टार्ट हुई, तो 0 से 1 तक हमारा क्या रह गया, CPU आइडल रह गया खाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉक्स ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 1 पे, 1 पे अब देखो हमारी दो प्रोसेस आ रही है, P1 और P3। तो ऐसी सिचुएशन में हमने पहले जो देखी थी वो तो देखी थी बस टाइम जिसका कम था, इसमें देखेंगे बस टाइम जिसका ज्यादा होगा। ठीक है, P1 का बस टाइम कितना है 3, P2 का बस टाइम कितना है 2, तो इसमें कौन सा बड़ा है, P1 का बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, P1 आ जाएगी। ठीक है कितना 3 है, तो 1 में 3 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ले लेंगे P3 को, P3 का कितना है 2 है, 4 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये फिनिश हुआ है 6 पे। अब देखते हैं 6 तक हमारी कौन कौन सी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में आ चुकी है। P1 P3 हमने ले ली, अब कितनी बची, P2 P4। P2 का क्या टाइम है, अराइवल टाइम 2, P3 का 4, यानी कि हमारी ये दोनों आ चुकी है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कौन सी पहले आई होगी हमारी, तो पहले कौन सी आई है हमारी, 2 आई है, और फिर हमारी 4 आई, तो पहले क्या आ जाएगी हमारी P2 आ जाएगी, इसका कितना है 4, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, और फिर कितनी आ जाएगी हमारी P4, 10 में 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका ऐसे हम कंप्लीशन टाइम फाइंड करेंगे, कब कब कंप्लीट हुई है, P1 हमारी कंप्लीट कब हुई है, 4 पे कंप्लीट हुई है, P2 कंप्लीट हुई है 10, P3 6 एंड P4 14। ठीक है, ये हमारा निकल गया कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ठीक है, कंप्लीशन टाइम इसमें से CT में से 80 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 1 5, 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 3 माइनस 3 0, P1 को 0 सेकंड का वेट करना पड़ा, 8 माइनस 4 4, P2 को 4 सेकंड का वेट करना पड़ा, 5 माइनस 2 3, P3 को 3 सेकंड का वेट करना पड़ा, 10 माइनस 4 6, P4 को 6 सेकंड का वेट करना पड़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया SDF का एग्जाम्पल। अब हमने नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की तीनों टाइप देख लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट सर्व, शॉर्ट जॉब कर लिए और लॉन्ग जॉब कर ली। ठीक है, अब है हमारी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में हमारी 3 टाइप्स की होती है, राउंड रॉबिन, SRIF, और एक हमारी होती है प्रायोरिटी बेसिस पे। ठीक है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है, ये एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोसेस मैनेजमेंट टेक्निक है, जो अपने किसी भी टास्क को टेम्परेरी रन कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, it is an operating system process management technique where a running task is
टेम्पररी इंटरप्ट, जब किसी भी टास्क में टेम्पररी इंटरप्ट आ जाता है, टू लेट अ हायर प्रायोरिटी और मोर टाइम क्रिटिकल प्रोसेस टेक ओवर द प्रोसेस, जब कोई भी प्रोसेस को ज्यादा टाइम दे रहा है या फिर क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है उस प्रोसेस में सीपीयू के दौरान, तो वो क्या होता है हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो जाती है। ठीक है, और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि वो हमारी उस बेसिस, इसमें हम कोई टाइम क्वांटम ले लेते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में। तो जैसे हमने मान लिया कि हमने 4 सेकंड ले ली, हमारे पास 5 से 6 प्रोसेस है, किसी में 4 सेकंड, किसी में 8 सेकंड, किसी में 10 सेकंड, किसी में 3 सेकंड, ऐसे ऐसे हमारा टाइम है उन्हें प्रोसेस को कंप्लीट होने का। तो जो उसमें हमारा टाइम क्वांटम रहता है ना, उस दौरान तो वो चलता है, फिर जब उसका टाइम ज्यादा हो जाता है ना, वो प्रोसेस तो चल जाती है पीछे, और जो दूसरी प्रोसीजर वो आ जाती है आगे, फिर उस प्रोसेस को चलता है वो 4 सेकंड तक। ऐसे ही हमारी प्रोसेस चेंज होती जाती है टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी वो तो हो जाएगी फिनिश, और जो प्रोसेस रह जाएगी फिर हम उस प्रोसेस पे ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और ये आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल देखेंगे। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के एडवांटेजेस क्या है? प्रिवेंट वन प्रोसेस फॉर मोनोपोली सीपीयू, ये प्रिवेंट करता है हमारा एक प्रोसेस एक मोनोपोली सीपीयू से। ठीक है, बेटर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इन रिजल्ट सिस्टम, इसका बेटर रिस्पॉन्स टाइम है क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद सारे प्रोसेस को सीपीयू मिलता है। ठीक है, वाइडली यूज मॉडर्न और ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज करते हैं हम, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस में इंटरमे यूज करते हैं। टाइप्स क्या है इसके? राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, क्या बोलते हैं SRTF बोलेंगे, और प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, ये हमारा जो प्रायोरिटी बेसिस है ये लॉन्ग जॉब की तरह हमारा काम होएगा। फर्स्ट क्या है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या है? ये एक हमारा मेथड है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसे मैनेज कराने के लिए, मल्टीपल प्रोसेस को अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ताकि सीपीयू हमारा अटेंशन में रहे, मतलब कि वर्क प्रॉपरली करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज अ मेथड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस दैट आर कंप्यूटिंग फॉर द सीपीयू अटेंशन। इट इज कॉल्ड राउंड रॉबिन, इसी क्या बोलेंगे हम? राउंड रॉबिन बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज द सिस्टम रोटेट थ्रू ऑल द प्रोसेस allocating each of them fixed time slice और quantum regardless of their priority। इसे हम राउंड रॉबिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़े थोड़े टाइम में रोटेट होता चला जाता है, किसी एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम देते हैं ना उसके अकॉर्डिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइस बोल सकते हैं या फिर क्वांटम बोलेंगे। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का प्राइमरी गोल क्या है? The primary goal of scheduling method is to ensure that all processes are given to equal opportunity, क्योंकि सारे के प्रोसेस को हमें क्या मिल सके? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके टू एग्जीक्यूट प्रमोशनल फेयरनेस अमंग टास्क, सारे टास्क में फेयरनेस रहे। ठीक है, प्रोसेस अराइव हो सके, टाइम एलोकेशन, एग्जीक्यूशन, रोटेशन, रिपीट, ये ऐसा प्रोसेस चल सके। प्रोसेस जो है ना वो टाइम बाद अराइव हो सके, उसका जो टाइम अलोकेशन है वो हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सके, एग्जीक्यूट करा सके अपने प्रोसेस को, और ये हमारा रोटेट होता रहे। एक फिक्स टाइम दे दिया, 4 सेकंड दे दिए, जैसे 2 सेकंड दे दिए, जो भी टाइम क्वांटम या स्लाइस, उसके बाद वो दूसरे प्रोसेस पे चला जाएगा, फिर उसके बाद वो तीसरे प्रोसेस पे चल जाएगा, ऐसे रोटेट होता रहेगा। ठीक है, रोटेशन एंड रिपीट, फिर जैसे फोर्थ वाले 4 प्रोसेस दे रखे हैं, तो पहले वो चारों पे चला गया एक बार, फिर फोर्थ वाले से फिर फर्स्ट वाले पे चला गया, फिर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिर फोर्थ से फर्स्ट, ऐसे ही वो राउंड रॉबिन चलता रहेगा हमारा। अब ये हमारा एग्जाम्पल है राउंड रॉबिन का, तो इसमें जो हम क्राइटेरिया रहता है वो रहता है हमारे टाइम क्वांटम का। टाइम क्वांटम कितना है हमारा? 2 सेकंड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पहले बस टाइम पे देखते रहेंगे अपना। तो पहले कौन सी प्रोसेस अराइव हुई हमारी? 0, फिर कौन सी हुई? 1, फिर हुई 2। तो हम इसमें क्या, पहले हमारा अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ठीक है, यहाँ बनाना है अपना गैंट चार्ट।
तो पहले कब अराइव हुई, हमारी 0 पे अराइव हुई, कौन सी आई, P1 आई। तो टाइम क्वांटम हमने कितना ले रखा है, 2 ले रखा है। तो ये हमारी कब तक चलेगी, 2 सेकंड से चलेगी, 0 से 2 तक। तो इसमें से 2 चलेगी तो कितना टाइम बचा हमारा, 2 सेकंड बच गया। ठीक है, उसके बाद कितनी आई हमारी, 0 से 1 के बीच में जो अराइव हुई है वो हुई है P2 प्रोसीड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 भी हमारी 2 सेकंड तक ही चलिए, 4 में 2 ऐड, सॉरी 2 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4, और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचा 1 सेकंड, इसका अभी टाइम बच रहा है। ठीक है, फिर ऐसी P3 का कितना है, 7 है। तो हम इसमें हमारा टाइम क्वांटम कितना है, 2 सेकंड है, बस ये हम 2 सेकंड तक ही चला सकते हैं। 4 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब देखो हमारा P1 से P2 से P3 चला गया। अब हम फिर दोबारा से P1 पे चले जाएंगे अपना। ठीक है, P1 हमारा कितना चलेगा, 2 सेकंड चलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, फिर P2 पे जाएंगे, P2 कितना चलेगा, अब हमारा उसके पास 1 सेकंड टाइम बच रहा है, तो हम 2 पे जाएंगे नहीं, 1 ही पे ही जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 0, और 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर वो P3 पे जाएगा, P3 पे दोबारा से 2 सेकंड के लिए जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और 9 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 11। फिर दोबारा से P3 पे जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 11 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 13। दोबारा से P3 पे जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो अब क्या हो जाएगा 0। 13 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जब तक चलता जाएगा जब तक हमारी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, आप देखते हैं कंप्लीशन टाइम P1 हमारा कब कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ही देख लेते थे, अब हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा आगे भी होगा। देखो P1 पहले राउंड में 2 तक हुआ, फिर P2 दोबारा राउंड में 8 पे कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद है नहीं, तो उसका कंप्लीशन टाइम जो माना जाएगा ना, अब 8 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8। ऐसे P2 पहले कब हुआ, 4, फिर हुआ 9 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 9 हो गया। P3 कंप्लीशन टाइम 14। टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, ये अभी CD में से 80 को माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा 8, 9 माइनस 1 8, 14 माइनस 2 12। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है हमारा, 8 है। अब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे, इसे बाद में 0 को माइनस मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। तो पहले तो हमें 4 दे रखा था ना, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, 8 माइनस 3 5, 12 माइनस 7 कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, नहीं 5 बचेगा। ठीक है, TT निकल गया, TAT निकल गया, WT निकल गया, और हमारा गैंट चार्ट भी हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया राउंड रॉबिन का। ठीक है, अब सेकंड टाइप देखते हैं इसका, SRTS, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पर, जो जिसका शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो हमारे क्या आएगा, पहले जाएगा। ये हमारा STF शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव वर्जन है, वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, इन दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी में हम क्या देखेंगे, व्हेन एवर an event occurs which make a new process ready, the scheduling is invoked to compare the remaining CPU execution time for running process। इसमें हम क्या करेंगे, उसमें इवोक करेंगे, शेड्यूलिंग का टाइम देखेंगे, और फिर उससे कंपेयर करेंगे जो बचा हुआ हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होगा CPU का। ठीक है, विद द टाइम नीडेड टू कंप्लीट नियरली रेडी प्रोसेस, जो हमारा टाइम पहले प्रोसेस कंप्लीट होने वाली होगी उससे। अब इसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोसेस कितनी दे रखी है हमें इसके एग्जाम्पल पे, P1 P2 P3 P4, ये हमारी 4 प्रोसेस है। ये अराइवल टाइम 0 1 2 4, बस टाइम कितना है 5 3 2 1। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हमें कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना, और वेटिंग टाइम फाइंड करना है, और गैंट चार्ट बनाना है। जो हमारा इसमें क्राइटेरिया होता है ना, वो बस टाइम का होता है। हम इसमें क्राइटेरिया बस टाइम को देते हैं, क्योंकि SDF में भी तो हम बस टाइम को ही देते थे। आप देखेंगे अराइवल टाइम 0 से कौन से अराइव हुआ है पहले, P1 प्रोसेस। ठीक है,
इसमें भी टाइम क्वांटम दिया जाएगा, क्राइटेरिया हमारा बस टाइम का, और टाइम क्वांटम हम इसमें राइट कर लेते हैं 2 सेकेंड हमारा टाइम क्वांटम है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक टाइम के बाद हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे P1 हमारा हो गया 0, अराइवल टाइम है, उसका कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे वो P1 कहाँ तक चली है, 2 सेकेंड तक। 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 0 और 2 के बाद देखेंगे, 0 और 2 तक हमारी रेडी क्यू में कौन कौन से प्रोसेसेस आ चुके हैं। P1 हमारा हो गया, अब हमारा P2 P3 आ गए, क्योंकि ये भी 1 है, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे गैप हो गया। तो अब देखेंगे P1, P2 और P3 दोनों आ गए हमारे रेडी क्यू में। इनका कौन से का बस टाइम कम होगा, वो हो जाएगा हमारा। इसका P2 का कितना है, 3 है, और P3 का कितना है, 2। तो अब हमारा पहले क्या हो जाएगा, P3 जाएगा यहाँ पे, और ये टाइम क्वांटम कितना है, 2। 4 में 2 ऐड, सॉरी 2 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 0। फिर ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे 4 तक। 4 तक कौन कौन सी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में आ चुकी है, 1 2 होगी कंप्लीट, 4। अब देखेंगे P2 और P4 में से कौन सी का बस टाइम कम है, वो पहले आएगी। अब इसका बस टाइम 3 है, इसका 1 है, तो पहले कौन सी जाएगी, P4 जाएगी। कितने टाइम तक है, इसका टाइम क्वांटम 2 सेकेंड है, पर इसका बस टाइम जो हमें दे रखा है वो 1 सेकेंड है, तो ये कितनी देर तक चलेगी, 1 सेकेंड तक चलेगी। 4 में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5। अब कौन सी बची हमारी, P1 और P2 बची। अब आ जाएगी हमारी, इनमें देखेंगे P1 P2, ये दोनों प्रोसीजर। अब इनका देखेंगे बस टाइम कौन से का है, P1 का कितना है, 3, P2 का कितना है, 2। अब P1 और P1 और P2 दोनों का ही बस टाइम हमारा सेम है। अब फिर जब हमारा दोनों का बस टाइम सेम होता है, तो फिर देखते हैं कि हमारी कौन सी प्रोसेस पहले अराइव होगी। कौन सी पहले अराइव होगी उसे हम पहले लेंगे अपनी क्यू के अंदर। P1 हमारी 0 पे आई थी, P2 हमारी 1 पे आई, तो पहले कौन सी आ जाएगी, हमारी P1 आ जाएगी। और यहाँ पे कितने देर तक चलेगी, 2 सेकेंड तक चलेगी। 5 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और फिर बाद में हमारी फाइनली P2 का नंबर आएगा। ये भी हमारी 2 सेकेंड तक चलेगी। 9 में 2 ऐड करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9, और इसमें हम 2 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब हम दोबारा से इसे एक्सटेंड कर लेंगे अपने को। अब देखेंगे दोबारा से P1 P2 दोनों का बस टाइम सेम है। देखेंगे पहले कौन सी अराइव हो रही होगी, P1 अराइव हो रही है, तो पहले आ जाएगा P1। ये टाइम क्वांटम 2 सेकंड दे रखा है, पर इसका टाइम कितना बच रहा है, 1 सेकंड बच रहा है, तो 9 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। फिर बची P2 का भी 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे, आ जाएगा 11, ठीक है। अब देखेंगे इसका कंप्लीशन टाइम, P1 कब कंप्लीट हुई है हमारी, यहाँ से 2 पे कंप्लीट हो गई, 7 पे, यहाँ कितने पे हुई, 10 पे। तो कंप्लीशन टाइम कितना मानेंगे हम, इसका 10 मानेंगे, ठीक है। अब ऐसी P2 का कितना है, यहाँ पे कब हुई है, 9 पे, यहाँ पे कब हुई है, 11। P3 यहाँ पे 4 पे हुई है, यहाँ पे 9 पे हुई है, तो नहीं 4 पे ही कंप्लीट हो गई यहाँ। P4 हमारी कहाँ पे होगी, 5 पे कंप्लीट हो गई। ये हो गया कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे। टर्न अराउंड टाइम हमारा कैसे निकलता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन में से अराइवल को माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा टर्न अराउंड टाइम। ये कितना 10 है, 10 में से 0 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। 11 माइनस 1 कितना होगा, 10। 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। CAT में से BT को माइनस कर देंगे। तो अब इसमें हम 10 में से इसे माइनस नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे किया तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम इसमें 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 5। 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 7। 2 में से 2 को माइनस करेंगे, 0। 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 0। अब जो हमारी P1 है उसे 5 सेकंड का वेट करना पड़ा अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। P2 को 7 सेकंड का, P3 को 0 और P4 को भी 0 सेकंड का वेट करना पड़ा, ठीक है। ये हमारा सेकंड टाइम हो गया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का एग्जांपल। अब थर्ड टाइप है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है, इन द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग the process entered into the
रेडी क्यू, इसमें हमारी प्रोसेस एंटर करेगी रेडी क्यू में अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी उसकी। ये जो है ना हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग सेम हमारे एलजीएफ की तरह, लॉन्ग जॉब की तरह, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी एंटर इनटू द रेडी क्यू, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो रेडी क्यू में एंटर करेगी फर्स्ट पहले। SGF is a general form of priority scheduling where the priority is inverse of the next CPU burst। इसमें हमारी इनवर्स होगी SGF के नेक्स्ट CPU burst के, ठीक है। A variation of this schema allow preemptive of a current process where a high priority process arrives। इसलिए ये हमारी ऐसा स्कीमा है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का, जिसमें जो हमारी करंट प्रोसेस जो दे रखी होंगी ना, उसमें से जो सी भी हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस होगी वो पहले अराइव हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो हमारा चेंज होएगा एलजीएफ की तरह। तो उसी में ही आप इस वाले एग्जाम्पल को, इसका एग्जाम्पल खुद से देख लेना, उस वाले क्वेश्चन को एक बार और 2-3 बार से ट्राई करके, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी। तो हमारी इस वीडियो के अंदर यहीं तक था, हमने सारे टॉपिक 1 बाय 1 कवर कर ली, सारी एल्गोरिथम्स देख ली। ये एल्गोरिथम हमें एग्जाम में देखने को पक्का मिलेंगी, तो आप इन एल्गोरिथम से 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।